अर्ली आर्थराइटिस हम कब बोलते हैं? जब पेशेंट हमारे पास 3 to 6 मंथ में अगर हमारे पास आ जाता है, हम उसको बोलते हैं अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिम्टम शुरू होने से लेके हमारे पास आने तक। इस विंडो पीरियड में अगर पेशेंट हमारे पास आता है और हम दवाई चालू करते हैं, तो जो लॉन्ग रन में जॉइंट खराब होने की संभावना या स्थायी विकृति होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुछ ये कहा जाता है खट्टा नहीं खाना चाहिए या कुछ खाना चाहिए कुछ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या एलोपैथी में भी कुछ बातें कही जाती हैं? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का जो लाइफ स्पान है, जो जीवन टोटल जो जीवन उसको जीना है, वो कंपेयर टू जिसको रूमेटॉइड नहीं है उसके मुकाबले 5 से 10 साल उसका कम हो सकता है। दवाओं के अलावा हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या इसको थोड़ा सा ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दवाइयाँ, क्योंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, बीमारी अंदर से बन रही है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करके पेशेंट्स दवाई नहीं लेते हैं, तो दवाई लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीमारी अंदर से है, दवाई जब अंदर जाएगी तब वो बीमारी ठीक रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपन इस बीमारी को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस। तो एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल जॉइंट एक्सरसाइज। सारे जोड़ों को चलाना चाहिए, पूरी उसकी रेंज में चलाना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइजेस। अगर सुबह में अगर उठ के अगर ये एक्सरसाइजेस करते हैं पेशेंट, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और दवाइयों को कम करने में भी हेल्प मिलती है। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। कभी किसी जॉइंट में बहुत स्टिफनेस आ गई है तो उस पर सिकाई कर सकते हैं। हॉट पैक का अगर सूजन अगर है तो हम लोग आइस पैक लगाने के लिए बोलते हैं। अगर सूजन नहीं है, केवल स्टिफनेस है और पेन है, तो हम उस पर हॉट पैक लगाने के लिए सलाह देते हैं, तो उससे भी पेन में रिलीफ मिलता है। स्मोकिंग हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोस में, स्मोकिंग से बीमारी बहुत बढ़ती है। कुछ ये कहा जाता है खट्टा नहीं खाना चाहिए या कुछ खाना चाहिए कुछ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या एलोपैथी में भी कुछ बातें कही जाती हैं क्या? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दवाई इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। दवाई पेशेंट क्या सब्स्टिट्यूट कर जाता है कि दवाई नहीं लेके कुछ डाइटरी चेंजेस करके, जबकि अभी तक आज की तारीख में डाइट का ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल में आ जाता है या ठीक हो जाता है, या कुछ पर्टिकुलर डाइट लेने से बीमारी बढ़ जाती है। बट इन जनरल, जैसा बाकी सब डिजीज़ में या लाइफस्टाइल डिजीज़ में बताया गया है कि प्रोसेस्ड फूड खाने से प्रॉब्लम शरीर में बढ़ती है, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, तेल की चीज़ें ज़्यादा खाने से बढ़ती है, नमक खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ज़्यादा मीठा खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये सारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी अप्लाई होता है। और ये जो चीज़ें हैं कुछ हद तक प्रो इन्फ्लामेटरी होती है, कई बार इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती है। बट स्ट्रिक्टली आप ये बताइए, क्या नमक ज़्यादा खाना अच्छा है? सारे हार्ट वाले डॉक्टर बोलेंगे, किडनी वाले बोलेंगे, बीपी वाले बोलेंगे, क्या मीठा ज़्यादा खाना अच्छा है? तो सारे डॉक्टर्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल बाकी डिजीज़ में है, ये जिसको बीमारी कोई भी बीमारी नहीं है, उसको भी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मीठा कम रखना चाहिए, नमक कम रखना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, तेल या चिकनाई की चीज़ें या चर्बी की चीज़ें कम खानी चाहिए, ताकि वज़न ना बढ़े अननेसेसरी। अगर वज़न बढ़ेगा तो घुटने पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो चीज़ें सबके लिए हेल्दी है, जो अच्छी हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हेल्दी है। अब क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जैसे कई बार खट्टे पदार्थों का बोला गया है कि भाई उससे खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है। हम पेशेंट से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आप इतने साल से नहीं खा रहे हो, क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई पूरी? उनका एक सिंगल आंसर होता है नो। तो फिर मैंने कहा फिर इसको मतलब क्या है? तो आप सब चालू करिए, लेकिन दवाई साथ में ले लीजिए। दवाई जब अब तक आपकी ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी खा लो या कुछ भी बंद कर लो, उससे बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। बट बॉटम लाइन ये है कि हर आदमी का शरीर अलग है, हर आदमी यूनिक है। अभी कभी कोई चीज़ हमें इरिटेट करती है, कोई आदमी हमें पसंद नहीं, हम उससे कोशिश करते हैं उसका सामना ना, उसको अवॉइड करें। सेम वे अगर कोई एक पर्टिकुलर फूड से अगर हमारी बीमारी बढ़ती है, जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे इमली की खटाई खा ली। ऐसा नहीं है कि इमली की खटाई से सारे पेशेंट में प्रॉब्लम बढ़ती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर सपोज उससे अगर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है तो उससे खाने को अवॉइड करिए। बट ऐसा नहीं है कि आप सारे खट्टे पदार्थों को बंद कर दो, तो उससे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट कोई डाइटरी रोल नहीं है। सेकेंडली, आप कोई अगर स्ट्रिक्ट डाइट बनाते भी हो तो वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे टीबी हुआ, 6 महीने की दवाई ली आपने, बहुत परहेज़ रख लिया, जो भी परहेज़ रखना है रख सकते हो 6 महीना। टाइफाइड है, कुछ हफ्ते की दवाई चलती है, आप सस्टेनेबल डाइट रख सकते हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि क्रॉनिक है, कई बार लाइफ लॉन्ग डिजीज़ चलती है, उस समय ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रिक्ट डाइट है वो सस्टेनेबल नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डाइट अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है डिजीज़ में,
जैसे कि बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल में भी एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें हेल्प करता है। तो जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, तो ये लेने से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। और अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो जैसे कुछ लोगों को शौक होता है टेनिस का, बैडमिंटन का, तो क्या ये स्पोर्ट्स इनके लिए ठीक हैं? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज आर्थराइटिस है, उसमें एक्टिव रहना चाहिए। जितना पेशेंट एक्टिव रहता है उतना उसकी डिजीज़ कंट्रोल में रहती है। तो जो आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि आपका डिजीज़ कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट सूजा हुआ है, इन्फ्लेम्ड है, और उसके साथ अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पेन बढ़ जाएगा। तो यानी कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी होगा क्या कि टेनिस खेलने से टेनिस एल्बो हो सकता है? हाँ, वो एकदम अलग प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर रूमेटॉइड वाला टेनिस खेलेगा उसको टेनिस एल्बो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, अगर उसकी मसल्स अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा खेल रहा है, तो टेनिस एल्बो हो सकता है। लेकिन अगर उसका जैसे उसकी अगर रिस्ट कलाई अगर सूजी हुई है, उसका एल्बो अगर सूजा हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा टेनिस या टेबल टेनिस या कोई भी स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसमें पेन बढ़ जाएगा। तो स्पोर्ट्स तो कोई भी खेल सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट्स एक्टिव नहीं होने चाहिए, डिजीज़ रेमिशन में होनी चाहिए। बट एक सलाह हम पेशेंट्स को देते हैं कि स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर की तरह वो ना चूज़ करें, क्योंकि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कल आपका मैच है और पता चला आपका एकदम से आपका जॉइंट फ्लेयर अप हो गया, तो ऐसे इस वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हम लोग शौकिया तौर पर, आप हॉबी की तरह आप कोई भी गेम खेलिए, बट एज ए प्रोफेशनली, एज ए उसको कैरियर की तरह चूज़ करने के लिए हम मना करते हैं। सर, एक और सवाल अक्सर आता है जो बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कहते रहते हैं कि देखो जो है बादल थे या बारिश का मौसम था, सर्दियाँ थी या कूलर, एसी, इन सब से हमें जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमारी बढ़ गई। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? वैसे साइंटिफिकली तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मौसम में चेंज होने से या ठंडे से या फिर एसी वगैरह में बैठने से बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि कई बार जब बादल और ये रेनी सीज़न होता है तो एनवायरनमेंट में बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट जॉइंट में महसूस होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत पेन बढ़ जाता है, बट डिजीज़ बढ़ जाती है ऐसा नहीं है। दूसरा है, जब ठंडा एनवायरनमेंट होता है तो ओवरऑल बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उस जनरल स्टिफनेस की वजह से बॉडी में पेन ज़्यादा फील होता है। बाकी एज सच ठंडे में रहने से, एसी में रहने से बीमारी बढ़ती नहीं है। सर, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि ऐसा भी होता होगा कई बार कि पेशेंट्स, आपको इस तरीके के पेशेंट्स आते होंगे कि आप जैसे उन्हें दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवा तो ठीक से लेते नहीं होंगे, और फिर जब आपके पास आते होंगे तो ये शिकायत करते होंगे फॉलोअप के लिए आने पर कि भाई हमें तो डिज़ीज़ पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो ऐसे पेशेंट्स को देख करके क्या आप इरिटेट नहीं होते, और अगर होते हैं तो इनको कैसे डील करते हैं? पेशेंट तो पेशेंट है, वो तो पेन में है, वो तो प्रॉब्लम में है, तो उस पर इरिटेट हम लोग नहीं होते हैं, लेकिन हमें कंप्लायंस तो बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर हमें दवाइयों की डोजिंग कितनी है, दवाइयाँ कितनी ऐड करनी है, तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो पेशेंट को समझाते हैं कि भाई अगर आप एक दवाई नहीं लोगे तो आपकी 2 जुड़ जाएगी। अब 2 की डोजेस प्रॉपर नहीं लोगे, लेते तो हैं पेशेंट, लेकिन वो कई बार छोड़ देते हैं, जैसे थोड़ा ठीक हुए छोड़ दिया, फिर वापस लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डिजीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आती। पेशेंट देखता है अपना सिम्टम, पेन, कि मेरा पेन कम हो गया तो मैं थोड़ी दवाई कम कर देता हूँ। हम लोग देखते हैं डिजीज़ बर्डन कितना है, हम डिजीज़ को देखते हैं और वो केवल कई बार पेन को एक पैरामीटर बना के उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइज दवाई दे रहे हैं, सारी डोजेस दे रहे हैं, तब भी पेशेंट को पूरा आराम नहीं है, तब फिर हम पूछते हैं कि दवाई तो पूरी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो जैसा आपने बताया, फिर हमें पता चलता है कि वो दवाई पूरी नहीं ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन वो फिर इसलिए आता है कि उसके भले के लिए, कि आपकी दवाई हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हम उन्हें समझाते हैं कि अगर आप तरीके से दवाई लोगे, तो जैसा हमने बताया था कि पहले बड़ा पिंजरा था फिर छोटा हो जाएगा, तो हमको बताते हैं कि पहले अगर 4 दवाई है, अगर आप इसको अच्छे से लोगे तो 3 रह जाएगी, इसको भी अच्छे से लोगे तो हो सकता है 2 रह जाएगी। और अगर आप किस्मत वाले हो, और कई पेशेंट्स में देखा भी गया है 10 से 15% पेशेंट्स में, कि उनका रूमेटॉइड पूरी तरह से रेमिशन में चला जाता है और दवाई भी बंद हो जाती है और सालों तक रेमिशन में रहता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट से बोलते हैं, जब भी हमें लगता है कि इसका कंप्लायंस मतलब जो दवाई प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो दवाई के खाली पत्ते आप साथ में लेके आइए। ये बहुत अच्छा आइडिया आपका। सर, आखिर में हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो आरए के पेशेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से जो है इस बीमारी
आपको डील करना चाहिए, या फिर जो व्यूअर्स हैं जिनको बीमारी नहीं है, हो सकती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो अगर किसी को बननी है तो वो उसके लिए हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते, ओके। लेकिन हाँ, अगर जैसे फैमिली में अगर किसी मेंबर को है, ख़ास तौर से मौसी, मदर, सिस्टर, मैटरनल अगर उसमें साइड में अगर है, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना। कॉन्शियस मतलब कि अगर हमें कुछ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, जॉइंट में सूजन है, अकड़न है, तो हमें रूमेटोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, अर्ली आर्थराइटिस हम कब बोलते हैं, जब पेशेंट हमारे पास 3 to 6 मंथ में अगर हमारे पास आ जाता है, हम उसको बोलते हैं अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिम्टम शुरू होने से लेके हमारे पास आने तक। इस विंडो पीरियड में अगर पेशेंट हमारे पास आता है और हम दवाई चालू करते हैं, तो जो लॉन्ग रन में जॉइंट खराब होने की संभावना या स्थायी विकृति होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये जिसको प्रॉब्लम नहीं है और वो जो चेंजेस कर सकते हैं वो है स्मोकिंग। तो अगर रिस्क है, पता है कि फैमिली में है, और अगर कभी कुछ ऐसा कुछ सिम्टम टाइप अगर आया है, तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इन जनरल भी स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है। और तीसरा, ये जो मेरा यही मैसेज रहेगा कि ये बीमारी आज की तारीख में पूरी तरह से इलाज के लायक है, पूरी तरह से ऑलमोस्ट जैसे क्योर जिसे बोलते हैं उस तरीके का कंट्रोल या रेमिशन पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंट है दवाई अच्छे से लेना। दवाइयाँ हमेशा ज़्यादा नहीं चलती है, धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाती है। जो आपके लाइफ के सारे गोल्स हैं, लाइफ के जो सारे प्लान्स हैं, जैसे ये बीमारी यंग गर्ल्स या फीमेल्स में रहती है, चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, उन्हें फैमिली कंप्लीट करनी होती है, प्रेगनेंसी करनी होती है, तो ये सारे गोल्स आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे से दवाई लें, सुपरविजन में दवाई लें। मिथ्या ये रहती है कि दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती है। अच्छे से ऑब्जर्वेशन में अगर आप दवाई लेंगे तो दवाई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। और लास्टली, रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जॉइंट्स पे इफेक्ट नहीं करता है, द स्किल्स जो कि हार्ट पे असर आने की वजह से या ब्रेन पे, मस्तिष्क की नलियों में, खून की नलियों में असर आने की वजह से हो सकता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसका बनना जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले 10 गुना तक ज़्यादा होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का जो लाइफ स्पान है, जो जीवन, टोटल जो जीवन उसको जीना है, वो कंपेयर टू जिसको रूमेटॉइड नहीं है उसके मुकाबले 5 से 10 साल उसका कम हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। तो लोगों में ये भ्रांति रहती है कि अगर अपन दर्द अगर सहन करते रहें या दवाई नहीं लें और ऐसे ही पेन किलर्स चलाते रहें, तो उनको ये समझना चाहिए कि इससे डेथ भी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझाया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।